ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास ये वर्टिसेस दिए हुए हैं और तुम्हें ये चेक करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में अब हमें ये पता तो चली गया कि एक एंगल राइट एंगल गिवन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कोई भी दो वर्टेक्स होंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, तो इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट तुम चेक करके देख सकते हो। भाई हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी? तीनों साइड्स का स्लोप चेक कर लो पहले। तो ये हो जाएगा 5 - 4 1 और 3 - 4 से -1, तो -1 आ गया। स्लोप ऑफ बी सी निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1 - 5 तो -4 और -1 - 3 तो -4, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो यहीं पे देखो दिखाई पड़ रहा है स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी इज -1, तो यार डन। इसका मतलब ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ठीक है, ये दो साइड्स होंगी जहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, दैट मींस दे आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। खुशी? ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 says slope of a line, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, तो मान लो मैंने L1 लाइन का स्लोप M1 और L2 लाइन एक ले ली जिसका स्लोप M2 है। तो इन्होंने क्या बोला है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन दिया है कि जो M2 है वो ट्वाइस ऑफ M1 है। उसके बाद क्या बोला? इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि अगर ये दो लाइंस ऐसी हैं और उनके बीच का एंगल का टेंजेंट तुम्हें 1/3 दिया है, तो हमें M1 M2 की वैल्यू निकालनी है। फाइन, तो हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, यूज दैट फॉर्मूला। हमने tan थीटा क्या डिराइव किया था? मॉड ऑफ M2 - M1 अपॉन 1 + M1 M2। ठीक है, tan थीटा गिवन है 1/3, ये हो जाएगा मॉड ऑफ M2 - M1। M2 की जगह वी विल पुट F2 M1 - M1 अपॉन 1 + M1, M1 मतलब M1 और M2 मतलब 2M1। ठीक है, तो यहाँ से 1/3 प्लस माइनस मॉड हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 अपॉन 1 + 2M1 स्क्वायर। एक बार प्लस साइन लोगे क्वाड्रेटिक इन M1 बनेगी, एक बार माइनस साइन लोगे क्वाड्रेटिक इन M1 मिलेगी। ठीक है, तो 1 + 2M1 स्क्वायर इज 3M1 इफ यू आर टेकिंग प्लस साइन, एंड 1 + 2M1 स्क्वायर एक बार आ जाएगी -3M1 की। ठीक है, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक मिल गई 2M1 स्क्वायर माइनस 3M1 + 1 = 0। और यहाँ से क्या मिल रहा है? 2M1 स्क्वायर प्लस 3M1 + 1 = 0। बस यहाँ से वैल्यूज निकाल लो, देखो दोनों ही फैक्टराइज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा? 2M1 स्क्वायर -2M1 -M1 + 1 = 0। तो यहाँ से M1 की क्या वैल्यू आएगी? एक तो 1 आएगी, ठीक है, और एक क्या आ जाएगी? 1/2, इजंट इट? आएगा, चेक कर लो बच्चों, क्योंकि 2M1 कॉमन लोगे है ना, और यहाँ से -1। एनीवे, अब दूसरा वाला फैक्टराइज करो, तो 2M1 स्क्वायर प्लस 2M1 प्लस M1 + 1 = 0। इसका मतलब यहाँ से M1 की क्या वैल्यू मिलेंगी? एक तो मिल जाएगी हमें -1 और एक मिल जाएगी -1/2। ऐसा देख लो। ठीक है, और हर एक M1 के लिए यू विल हैव M2, क्योंकि M2 और M1 आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। तो यहाँ पर बेसिकली तुम्हारे पास 4 पेयर मिल रहे हैं। वंश शेखावत, ओके? यस मैम। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े, नोट बाद में कर लोगे। हो गया? ठीक है, अचिंत्य तुमने क्वेश्चंस करे हैं? मैम थोड़े किए थे। ये था डाउट तुम्हारा या नहीं? नो मैम, यहाँ तक पहुंचा नहीं था मैं। हे भगवान, मतलब 10 क्वेश्चन तक भी नहीं करे? 10 11? मैम वो स्कूल में नोटबुक सबमिट करनी थी, इसलिए वो वाला कर रहा था मैं, एक्सरसाइज सीक्वेंसेस का। अच्छा, अरे स्कूल की इतनी परवाह मत करो बच्चों। चलो अच्छा, एनीवे 12 देखो क्या है। अ लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1 एंड h, k। ठीक है, एक लाइन है जिस पर हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक x1 y1 और एक h, k। ठीक है, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज m, हमें इस लाइन का स्लोप गिवन है, तो हमें ये शो करना था कि k - y1
is m times h minus x1 के बराबर. This is to show. ओके तो क्या करें, हमें स्लोप दिया है और हमें दो पॉइंट्स भी दिए हैं और हमें रिलेशन भी h के x1 y1 और m में निकालना है. तो बस यू नो हाउ टू राइट स्लोप व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन. ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख दिया k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1. तो यार डन. जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा m के साथ h माइनस x1 k माइनस y1. ओके देखो जो हमने पढ़ा था उसके अंदर अंदर के क्वेश्चंस हैं सारे. नेक्स्ट देखो 13 में क्या है, 3 पॉइंट्स हैं, लाई ऑन अ लाइन. देखो अगर पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, ये शायद मैं बताना भूल गई हूँ. अगर लाइंस एक ही सारे पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हैं तो ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. अब तक तुम बचपन में क्या करते थे, कोलिनियरिटी को शो करने के लिए एरिया 0 से इक्वेट करते थे, बट अब हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे. से अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज पॉइंट्स ऑन अ सेम लाइन है तो स्लोप ऑफ ए बी निकालो, या फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालो, और या फिर स्लोप ऑफ ए सी निकालो. ये सारी स्लोप सेम होंगी. यस और नो, सेम लाइन की स्लोप है तो ये एंगल जो हर जगह बन रहा होगा वो तो सेम ही होगा ना, उसका tan भी सेम ही होगा, तो स्लोप सेम होगा. ठीक है, तो बस अब तुम्हें क्या करना था, हमें ये शो करना है अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो a बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो बेसिकली a b h और k में रिलेशन चाहिए. फाइन, तो कोई भी दो इक्वेट कर दो. ठीक है, बल्कि ऐसा इक्वेट करो सो दैट हमें ए बी एच के सारे रिलेट हो जाए. ठीक है, तो एक काम करते पहले इन दोनों से हमें ए बी मिल जाएगा. तो ए बी लाइन का स्लोप क्या लिख दें, ये हो जाएगा b माइनस 0 अपॉन a माइनस एच, और फिर इक्वेट कर देते हैं इन दोनों को, या फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो फर्स्ट और लास्ट को. तो अब कितना आ जाएगा, k माइनस 0 अपॉन 0 माइनस एच से माइनस एच. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एच आ जाएगा इज इक्वल टू के ए माइनस एच के बराबर. ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर सब कुछ प्लस में दिखाई पड़ रहा है तो मेक एवरीथिंग पॉजिटिव. तो कैसे पॉजिटिव करोगे, एक काम कर लेते हैं, एच के को इधर कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बी एच को इधर कर दो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो एच के एक साइड में और बाकी के ए प्लस बी एच एक साइड में. और अब देखो जरा, हमें एच के डिनोमिनेटर में चाहिए और एक साइड 1 चाहिए, तो क्या करें, एच के से डिवाइड कर दें. एच के से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर ए अपॉन एच बचेगा क्योंकि के कट जाएगा. ठीक है, वी आर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय एच के. ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, के, क्योंकि एच कट जाएगा. तो देखो यही लेकर आना था. यस शिखावत, ओके. यस मैम. मैम इसके हाँ, अंदर बताओ. एरिया इज इक्वल टू 0 करके भी कर सकते थे ना. क्या वापस बोलो एक बार. मैम एरिया इज इक्वल टू 0 करके. हाँ, वो मैं वही बता रही थी कि वो हम बचपन में करते थे, लेकिन अब हम स्लोप से भी कर सकते हैं. बल्कि अब ऐसे ही ध्यान रखो कि पॉइंट्स एक लाइन पर है तो उसका स्लोप सेम होगा. दिस इज बेटर अप्रोच, है ना, आसान से तरीके से होगा. हम मार्क्स भी काट रहे हैं इसके लिए, अगर स्लोप से नहीं कर रहे हैं उससे कर रहे हैं तो. नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो तो अब बेवकूफी है. हमारे सर बोलते काट लेंगे, उससे स्लोप से ही करोगे. वो अब क्या ही बताया जाए. देखो पता होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने एरिया से कर दिया तो काटना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है, क्योंकि उसने तो बेचारे ने ज्यादा मेहनत कर दी और तुम मार्क्स भी काट लो, तो ये तो और भी गलत बात है. और कॉन्सेप्ट गलत नहीं यूज किया. नेगेटिव और दूंगा. अच्छा मतलब ढीठ बच्चे हैं तो सर भी ऐसे ही है. चलो एनीवे आगे बढ़ते. देखो लास्ट डाउट है 14, और इसमें क्या है, यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स दिए हैं ऑन अ लाइन. ठीक है, ए एंड बी. इसका क्या करना है, स्लोप निकालना है. हे भगवान, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन ईयर ग्राफ. ओके, population and year graph and find the slope of the line AB, and using it find what will be the population of the year 2010. ठीक है, तो देखो जो ये पॉइंट्स हैं इन पे क्या क्या वैल्यूज हैं. ये है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू विच इज ईयर, और ये है उस टाइम पॉपुलेशन इन थाउजेंड से. ठीक है, करोड़ सॉरी, थाउजेंड नहीं, करोड़, इंडिया है भाई.
ठीक है, और एक पॉइंट बी है जिसमें हमने ईयर रखा है 1995 एंड पॉपुलेशन है 97 इन करोड़। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ईयर दिया हुआ है 2010। ठीक है, तो इस लाइन को से हमने आगे बढ़ा दिया, ये पॉइंट सी है जिस ईयर का ये तो हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट इज द ईयर वैल्यू और इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना है, इसको मैंने के अज्यूम कर लिया। तो तुम्हें इस साल की पॉपुलेशन बतानी है यूजिंग दिस डेटा। ओके, तो फिर से सेम चीज यूज कर सकते हैं, क्यों शेखावत बताओ? यस मैम, कर लूंगा। क्या है ना, तो क्योंकि सेम पॉइंट्स मतलब सेम लाइन पर हैं तो तुम स्लोप इक्वेट कर दो, के इज द ओनली अननोन। ठीक है, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम कर दो। ओके, तो और किसी को कोई और डाउट तो नहीं है? ठीक है, सुयश क्वेश्चंस करे थे? यस मैम, कर लिए थे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं एंड दैट इज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो सेंट्रोइड के बारे में तुम लोगों को पता है वैसे तो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो एक बार तो पहले तुम्हें रिकैप करा दिया जाए कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस x1 y1 x2 y2। कोई मैसेज कर रहा है? ओके हाँ, तो देखो हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस गिवन है तो सेंट्रोइड हमने पढ़ा है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने होते हैं। सेंट्रोइड होता क्या है, आता कहाँ से है? एनीवन कोई बताएगा? याद है किसी को सेंट्रोइड की डेफिनेशन? यहाँ नहीं, पर तीनों के वो मीडियन इंटरसेक्ट। करेक्ट, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मीडियन ड्रॉ करना है। मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो यू विल गेट अ मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एडी मीडियन हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमने बी से ज्वाइन कर दिया अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को और फिर मैंने सी से भी यही करा। तो एक्चुअली में जो ये तीनों मीडियंस हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब बच्चों समझ में आना चाहिए, कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास होना। ये कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट से पास होना। तो हम सेंट्रोइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जिसको मैंने से जी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो हमारा सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल है। ओके, मतलब अगर तुम्हारे दो मीडियन किसी एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तो तुम समझ लो कि वही तुम्हारा थर्ड मीडियन का भी पॉइंट ऑफ मतलब तुम्हारा जो थर्ड मीडियन है वो भी उस पॉइंट से पास होगा ही होगा। दैट इज ट्रू। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और है, एज अ रिजल्ट हमेशा याद रखो जो सेंट्रोइड होता है दैट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ये रिजल्ट्स बच्चों ये सब हमने प्रैक्टिकली प्रूव किए हुए हैं, प्रैक्टिकली इन द सेंस कि ये सब हमने मेजरमेंट से करे हुए हैं। ठीक है, या फिर मैं इसको तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी यूजिंग वेक्टर्स इन 12th क्लास। ठीक है, तो अभी इसको एज इट इज याद रखो। तो जो ये सेंट्रोइड होता है वो हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और बी एंड सी की हेल्प से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी निकालेंगे। फिर 2:1 का रेशियो यूज करेंगे और डी और ए के साथ हमने क्या कर देना है, सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगा देना है और हमें जी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और ये आते हैं x1 + x2 + x3/3 कॉमा y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स हैं। इफ वर्टिसेस आर गिवन तो हम सेंट्रोइड लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप देखो ये चीज तो तुम्हें फिर भी पता है। ठीक है, मान लो सबको नहीं पता है लेकिन कुछ बच्चों को तो पता होगी, 10th में यूज भी करी है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है कि सपोज हमारा ये ट्रायंगल है। ओके, और हमें वर्टिसेस के नहीं ना देके इस बार हमें मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स गिवन है। इस ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सपोज ये हमने डी ले लिया,
ये मिड पॉइंट ई ले लिया और ये एफ ले लिया, ठीक है। और हमें क्या ढूंढना है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। इफ मिड पॉइंट्स ऑफ sides of triangle B -2, 3, 4, -3 and 4, 5, then find centroid of the triangle। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आता है अगर जेई में आता है तो। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वही साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल है उसका भी सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, मतलब क्या, अगर तुम्हें मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स गिवन है, मान लो ये हमने -2, 3 ले लिया, इसको 4, -3 ले लिया एंड ये 4, 5, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स इससे जो निकलेंगे वो वही होंगे जो ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रॉइड के होते हैं। अब उसका रीजन मैं तुम्हें समझा देती हूँ। तुम लोगों ने बचपन में, मतलब 9th क्लास में, एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है? अरे बताओ भाई, पढ़ी है या नहीं? मैम पढ़ी है। क्या था उसमें शिवम, याद है? मैम वो जो दूसरी साइड मतलब पैरेलल हो जाती है एक तो, और हाफ। हाँ, कुछ कुछ याद है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, जैसे कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया ई एंड एफ को, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड विच इज बीसी हियर, ठीक है, एंड हाफ ऑफ इट का मतलब है जो बीडी है वो ई एफ के बराबर भी होगी, इसका मतलब हमारे मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ई एंड एफ बोथ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी। ठीक है, खुशी सुन रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, इसका मतलब है ये साइड इसके पैरेलल भी है और बराबर भी है, इसका मतलब ये तो पैरेललोग्राम बन गया। और अगर ये पैरेललोग्राम है, कौन सा, किस पैरेललोग्राम की बात कर रही हूं मैं, एफ ई डी बी। नम्रता देख लिया? यस मैम। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम में कैन यू सी कि जो एफ डी और बी ये डायगोनल्स हैं, ये कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पर हो रहे हैं, विच इज, और तुम्हें ये भी पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब है ये इसके बराबर भी होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, है ना। और हमारा जो ये ई है, अगर हम इसके अपोजिट साइड से ज्वाइन करें तो ये तो मीडियन भी है। ट्रायंगल एफ ई डी का, अगर मान लो इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया तो पी ई, ये तो मीडियन बन गया। और अगर ये मीडियन बन गया, और तो सिमिलर तरीके से हम ये भी प्रूव कर, ये भी कह देंगे कि ये भी तो मीडियन है। और सेम तरीके से हम एफ सी को ज्वाइन करेंगे तो ये वाली लाइन भी मीडियन हो जाएगी। तो ये वाले जो मीडियंस हैं, जो हमारे जो ये डी ई एफ के जो मीडियंस हैं, वो भी तो सेम ही जगह से पास हो रहे हैं। होगा या नहीं होगा बच्चों? क्यों सुयश? यस मैम, आया समझ में। समझ में आया कि ये हमारा जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बना है उसका भी सेंट्रॉइड सेम पोजीशन पर होगा जो ट्रायंगल एबीसी का होगा। अचिंत्य? यस मैम, आ गया। अक्षत? ओके। मैम तो चाहे इसका करें चाहे उसका सेंट्रॉइड फाइंड करें, हाँ, आंसर तो वो same ही सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, एग्जैक्टली। ठीक है, बट यही है, जिसको पता है वो तो डायरेक्ट आंसर लिख देगा, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो पहले क्या करेगा, एबीसी की वैल्यू निकाल रहा होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी एंड सी। ठीक है, मतलब ज्यादा टाइम लगाएगा या फिर उस क्वेश्चन को छोड़ ही देगा। ठीक है, तो एनीवे नाउ वी नो कि जो जी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2 + 4 विच इज 2 एंड +4 तो 6 डिवाइड बाई 3, 3 -3 तो 0, 5 बचेगा डिवाइड बाई 3, तो 2, 5/3। वन शेखावत समझ में आ गया? यस मैम। अथर ओके? मुझे किसको नहीं आया? दीपांशु नहीं आया समझ में? नहीं है। क्या हमें बताऊं? मतलब बोला
कह रहे कि दो पी और जी कुछ भी निकालना फेल है। मैं तो ये बता रही थी कि अगर सपोज तुम्हें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मतलब वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ना दे के साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका सेंट्रॉइड भी सेम पोजीशन पर मिलेगा जहां पर ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉइड है। ओके दीपांशु, हाँ वही मैंने मैम मिड कैसे पॉइंट से, वो समझ नहीं। कौन बच्चा है ये? प्रथम। प्रथम है। प्रथम अच्छा देखो वापस देखो, अरे तो बता रही थी तो सुनते क्यों नहीं हो भाई? तुमने क्या करना है, तुम्हें ये पता है कि मीडियंस का इंटरसेक्शन, मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है हमारा क्या? यस मैम। सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड। हाँ अब तुमने क्या किया, ये तुम्हारे मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स हैं हम, और ये है इनका सेंट्रॉइड। अब जरा चेक करना, मान लो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब हमारी एक मिड पॉइंट थ्योरम है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये जो तुम्हें ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है, क्या ये पैरेललोग्राम है? यस मैम। ये मैंने अभी तो मिड थोड़ी पॉइंट देर पहले, थ्योरम। हाँ मिड पॉइंट थ्योरम से दिखाई पड़ गया था, क्योंकि ये जो साइड है, मान लो इसको मैंने डी ई एफ बोल दिया, तो जो डी है वो बी एफ के पैरेलल भी है, और बिकॉज वो बी सी के हाफ के बराबर है और ये हाफ है, तो ये ओवरऑल ये पैरेललोग्राम बन गया, अपोजिट साइड सेम एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, यस। है ना। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो बी इसका डायगोनल दिख रहा है बीई, यस। ठीक है, और एक डायगोनल दिख रहा होगा डीएफ, यस। पैरेललोग्राम का डायगोनल दिख रहा है, और वो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है ये इसके बराबर होगा, है ना। इसका मतलब है अगर तुम वर्टेक्स ई से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये लाइन जो है ये तो तुम्हारा क्या बन गया, मीडियन बन गया, हाँ मैम। मीडियन बन गया ना। अब यही काम तुम इस पैरेललोग्राम के लिए करो। देखो कलर चेंज कर रही हूँ मैं, ब्लू कलर कर ले रही हूँ, ये वाला ले लेते हैं, चलो ब्लू ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखो पैरेलल, ये भी तो पैरेललोग्राम है, सेम प्रॉपर्टी, यस। ठीक है। इसके लिए भी सेम चीज होगी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका एक डायगोनल तो ये तुम्हें डीसी दिख रहा है और एक डायगोनल ईएफ दिख रहा है, इसका मतलब है ये इसके बराबर हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। और इसका मतलब है तुमने अपोजिट वर्टेक्स मतलब डी से जो लाइन ड्रॉ करी है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, तो ये तुम्हारा मीडियन बन गया ब्लू कलर से। अगर मान लो, हाँ तो अब ये देखो ये भी तो जी से पास हो रहा है, और मैंने बताया था अगर दो पास हो रहे हैं तो तीसरा तो पास होगा ही होगा। तुमने डी से चेक कर लिया, तुमने ई से चेक कर लिया, अब तुम्हें एफ से चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना है तो करके भी देख सकते हो। अगर तुम कंसिडर कर लो एफ से हमें देखना है ना, ठीक है, एफ तो अब ई ए डी। हाँ एग्जैक्टली, ये तो हम ले ही चुके, ये वाला ले चुके, और ये वाला, हाँ ये वाला दिस वन, एफ ई ए। हाँ तो वहां से भी देखोगे तो तुम्हें वही चीज दिखाई पड़ेगी, क्योंकि फिर से पैरेललोग्राम बन रहा है, सेम प्रॉपर्टी। अभी ओके है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, तुम लोगों ने फिर से एक चीज पढ़ी होगी बचपन में कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है और ये मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, दो इक्वल हाफ्स में ट्रायंगल को डिवाइड कर देता है। मतलब इसका जो एरिया होगा, जो एरिया लेफ्ट साइड का होगा वही एरिया राइट साइड का होगा बच्चों। क्यों होगा, रीजन बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाइट तो दोनों ही के लिए सेम ही रखोगे, और ये बराबर ही है क्योंकि मीडियन ड्रॉ किया हुआ है तुमने एडी, यस और नो। इस पार्ट का एरिया एंड इस पार्ट का एरिया होगा बराबर, ठीक है। अच्छा अब क्या है, मान लो मैंने ले लिया ट्रायंगल जिसमें मैंने ड्रॉ कर लिया सेंट्रॉइड, ये रहा हमारा सेंट्रॉइड। अब जरा ध्यान से देखना, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है। कलर बच्चों ध्यान से देखते रहना, ठीक है, एक बार में नहीं समझ में वहीं पे बता देना, दोबारा से नहीं बताऊंगी।
तुमने ये चेक कर लिया कि ये क्योंकि मीडियन था ए डी, तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया एंड ट्रायंगल ए डी सी का एरिया है सेम, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ट्रायंगल लिया बी जी सी, तो उसके लिए भी तो ये मीडियन ही है, जी डी बिहेव लाइक अ मीडियन। मैम जी सेंट्रॉइड है ना? हाँ जी सेंट्रॉइड है, लेकिन अगर ट्रायंगल बी जी सी देखोगे तो उसके लिए भी तो बी जी जो होगा वो मीडियन होगा। अरे अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो या नहीं कर रहे यस हो? मैम। तो अभी भी मीडियन है। इसका मतलब है जो इसका एरिया है पर्पल लाइन, वही इसका एरिया होगा। अग्रीड? इसका मतलब, अरे सब हाँ ना कुछ तो बोलो। यस मैम। होगा यस ना? मैम। ठीक है। अच्छा अब वो कलर, एक मिनट कुछ और कर लेते हैं। हाँ, तो अब अगर मैंने जो पूरा एरिया था ए बी डी का और ए सी डी का जो इक्वल एरियाज थे, उसमें से अगर तुम फिर से इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें देखो ये एरिया मिलेगा, लेफ्ट वाली साइड से ये मिलेगा और राइट वाली साइड से ये मिलेगा। होगा ऐसा? यानी कि ये जो अब मैंने लाइन ड्रॉ करी है ग्रीनिश और येलोइश, ठीक है, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर हो गया, इसका मतलब, यस मैम। है ना। तो अब सेम तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला एरिया है, मतलब बेसिकली जो सेंट्रॉइड है, दैट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरियाज। मतलब अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये क्या करेगा, ये हमारे ट्रायंगल को 3 डिफरेंट और इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देगा। ओके, तो अगर तुम्हें कोई एक पॉइंट क्वेश्चन कहता है कि बीच में निकालना है और वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जो हमारे ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो दैट विल बी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। एवरीवन ओके? अचिंत्य समझ आ गया? मैम आइसोसेलेस और स्केलिंग में भी होगा ऐसा? हर, ये तो इन जनरल ट्रायंगल लिया हुआ है मैंने, सबके लिए सेंट्रॉइड की पोजीशन तो अलग अलग होगी ना। मानव ओके? यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ये मिड ये वाला पॉइंट है वो तुम्हारे ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसको नोट डाल के लिख लो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल into 3 equal parts या 3 equal areas। मैम एक बार स्क्रॉल अप करना। हाँ हाँ, मैं जूम आउट कर देती हूँ। अब जिसको ये पता है वो इसका आंसर फट से कर देगा। क्वेश्चन है, लेट O origin P 3,4 and Q 6,0 be the vertices of triangle OPQ. The point R inside the triangle OPQ is such that triangle OPR, triangle PQR and triangle OQR are of equal areas. ठीक है, find the coordinate of that point. The coordinates of R are, ठीक है, ऑप्शंस दे दिए 4/3, 3। अब तो पहले इसको ड्रॉ करके देखना, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, पहले ड्रॉ करो और फिर आंसर करो। ठीक है, निमय आंसर करना है इसका। मैम मैं कर दूं ये वाला प्लीज? ये शर्मा बोल रहा है? यस मैम। चलो ठीक है, कर दो, तुम भी क्या याद Okay. रखोगे।
थैंक यू मैम, बहुत याद रखूंगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर PQ, 1 by PQ, QR, 1 by QR, and RP, 1 by RP, where PQR are the roots of the equation y cube minus 3y square plus 6y plus 1 equal to 0, then find the coordinates of its centroid. ठीक है, ट्राई करो भाई। ये तुम्हारा सेंट्रॉइड होगा और सेंट्रॉइड इज दिस, ठीक है। सेंट्रॉइड क्योंकि उस पॉइंट, वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में जहां से हम अपने ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। देयरफॉर सेंट्रॉइड इज दैट पॉइंट आर। ओके, कोई नहीं, तुम करते रहो। एक बार देख लेते हैं भाई, अगर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, ठीक है, और हमें सेंट्रॉइड चाहिए, तो हमें पता है सेंट्रॉइड कैसे लिखते हैं, x1 plus x2 plus x3 upon 3, मतलब PQ plus QR plus RP upon 3, कॉमा 1 upon PQ plus 1 upon QR plus 1 upon RP whole upon 3, ठीक है। अब ये जो PQR है, ये हमें इन सब की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, PQ, PQR, RP। उसके लिए देखो हमें एक हिंट दिया हुआ है, जो ये PQR है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स एंड सम एंड प्रोडक्ट, और इन सब में रिलेशन होता है। बेसिकली रूट्स एंड कोफिशिएंट्स में वी हैव गॉट रिलेशंस, क्या, P plus Q plus R, सम ऑफ रूट्स माइनस B by A के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है, C by A के बराबर, तो ये 6 आ जाएगा, एंड प्रोडक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम माइनस D by A के बराबर, तो ये -1। तो ये हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें इसकी हेल्प से ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो किस फॉर्म में है, वो है 1, 2, 1, -2, 2, 1 एंड 2, -1। इस फॉर्म में आंसर्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें ये वैल्यूज तो निकालनी पड़ेंगी, और इसके लिए हमने फिर ये यूज करना है, ठीक है। तो देखो ये वाला तो डायरेक्ट अवेलेबल है, PQ, QR एंड RP। 6 upon 3 से हमें x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, इसमें एलसीएम लोगे PQR, तो हमें यहाँ पर ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर P आ जाएगा, और यहाँ पर Q आ जाएगा, और होल अपॉन 3। तो P plus Q पर प्लस R भी हमारे पास अवेलेबल है। ये 2 हो गया, ये हो गया 3 by -1 upon 3, तो देयरफॉर आंसर इज 2, -1। ओके वंश, यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करेंगे इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की। ठीक है, इन सेंटर कैसे बनता है या कैसे मिलता है। अगर सपोज हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, हम क्या करें, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब क्या है, ये हमारे पास 3 इंटरनल एंगल्स हैं ABC। मैंने A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, B का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, C का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये भी तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं वो कॉन्करेंट होते हैं, मतलब किसी एक ही पॉइंट से पास हो रहे होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलता है, इन सेंटर। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे,
This is point of concurrency of angle bisectors of triangle. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है, अगर मैंने इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट को मैंने आई बोल दिया, इस पॉइंट से तुमने हर साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एंड ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ठीक है. तो ये और ये, अगर मान लो ये आई है और ये मैंने डी ई और एफ बोल दिया. ठीक है. तो आई डी, आई ई और आई एफ, ये वैल्यूज होती हैं इक्वल. ठीक है. ये तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं. एंड नाउ वी कैन ड्रॉ अ सर्कल जो इन तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाएगा. ठीक है. और तुम चेक करके देख सकते हो व्हाई दे आर सेम. कैसे चेक कर सकते हैं भाई? मान लो मैंने एक ये ट्रायंगल कंसीडर कर लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, नहीं बेसिकली हमें तो ये वाली इसके बराबर चाहिए ना. ठीक है. हाँ, तो ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा. ट्रायंगल हमने आई ई सी लिया, ये आई है. ठीक है. तो आई ई सी ले लो और एक ट्रायंगल ले लो आई डी सी. तो दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है और जो तुम्हारा आई सी है वो कॉमन है ना. और हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो आरएचएस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं बच्चों. तो आई डी आई ई के बराबर हो जाएगा. प्रथम दिख रहा है. Yes, ma'am. तो और जैसे इसको इससे इक्वेट किया, वैसे ही तुम्हारा अगर ट्रायंगल्स चेंज कर दोगे, एक ये वाला और एक इसके बगल वाला ले लोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? आई आई एफ के बराबर है. तो एक्चुअली में तीनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. तो इसका मतलब हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल को टच करेगा फ्रॉम इनसाइड. ठीक है. इसको हम इन सर्कल बोलते हैं. इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? इन सर्कल. इसका सेंटर इन सेंटर, इसकी रेडियस इन रेडियस. ओके. और हमें ये मिला कहां से है? दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स. तो इन सेंटर अभी सबको क्लियर है? शिवम ओके? यस मैम. ठीक है. अच्छा, अब इन सेंटर के भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है बच्चों, देखो इसका प्रूफ थोड़ा सा टेढ़ा है. टेढ़ा इन द सेंस काफी टाइम टेकिंग है और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इन सेंटर को दो तरीके से निकालना सीखेंगे. ठीक है. एक तो हम एंगल बाइसेक्टर से निकालेंगे. जो एंगल बाइसेक्टर वाला टॉपिक है वो हम हमारा जब स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ेगा तो बीच में आएगा. ठीक है. एक तो वहां से आ जाएगा और एक अभी मैं बता देती हूँ कि अगर हमें ऑल द थ्री वर्टिसेस आर गिवन टू अस, x1 y1 x2 y2 x3 y3. ठीक है. और हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? साइड लेंथ्स निकालनी पड़ेंगी. ठीक है. तो ए के ऑपोजिट साइड को अगर मैंने स्मॉल ए बोल दिया, मतलब बीसी की लेंथ स्मॉल ए ले ली. कैपिटल बी के अपोजिट साइड को मैंने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया और कैपिटल सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दिया. तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें याद रखने हैं और वो हो जाएंगे ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. ये ए बी सी क्या है? साइड लेंथ्स. ठीक है. ये है बी सी, ये है सी ए और ये है ए बी की साइड लेंथ्स. ठीक है. एंड कॉमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. तो दिस इज दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. अगर हमें वर्टिसेस गिवन है तो हम साइड लेंथ भी निकाल सकते हैं. ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएंगी. ठीक है. और फिर हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं. ओके, सबको क्लियर है? तो एक फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको यूज तो कर ही लें. हमें इन सेंटर ढूंढना है जबकि वर्टिसेस गिवन है 1, 2, -2, -3 एंड 2, 0. ठीक है. फटाफट इसका इन सेंटर ढूंढ दो.
फाइंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, और ये मैंने इसको कर दिया छोटा। अगर ये वर्टेक्स 1,2, दिस इज -2 -3 और ये 2,0 है, तो हमारी साइड लेंथ आ जाएंगी, या आएगी √34। चेक करो सबका ऐसा आ रहा है। ABC निकालना पड़ेगा, तो पहले ये लिख दिया यस मैम। यस मैम। है ना। बस फिर उसके बाद तो सीधे सीधे अरेंज करना है लाइक दिस, है ना। प्रथम ओके, Yes. दीपांशु ठीक है, ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट सेंटर पर आते हैं, दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। मैसेज किसने किया? अच्छा, अरे इतनी मेहनत मत करो भाई। ठीक है, तो देखो ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहाँ से मिलता है हमें। हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर्स, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये भी कॉन्करेंट हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों ये डेफिनेशंस याद रखनी है, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है और हर जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ altitudes of the triangle, ठीक है। तो दिस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ओके। तो मैंने हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, मतलब एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए, और अगर दो एल्टीट्यूड्स किसी पॉइंट से पास कर रहे हैं तो थर्ड तो उससे पास करेगा ही करेगा। मतलब अगर तुम्हें ऑर्थो सेंटर ढूंढना है तो सिर्फ दो के लिए ये काम अगर कर लो तो तीसरे के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरे के लिए तो वो सेम पॉइंट ही होगा। एक ही पॉइंट है जो तीनों एल्टीट्यूड्स पर कॉमन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो का अलग है और अदर टू का अलग है। अब देखो बच्चों, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक और रिजल्ट है, अब जरा चेक करना। मान लो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, देखो सारी चीजें जितनी बताऊंगी ऑर्थो सेंटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास चीजें भी काफी हैं जो याद रखनी है। ऊपर का दिखा दो थोड़ा सा। हाँ देखो 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 फटाफट देखो। मैम थोड़ा सा जूम आउट कर दो, मुझे थोड़ा सा ऊपर का देखना है। फाइन, थैंक यू। ओके। मैम जो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है वो एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करता है? नहीं नहीं नहीं, जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया, इन सेंटर ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ओके। हो गया मैम। हो गया, ओके। तो देखो हम क्या बात कर रहे थे, ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और अगर सपोज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ABC हमने ले लिया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें हमने सेम प्रॉपर्टी फॉलो करी इन द सेंस कि तुम्हें अल्टीट्यूड, अगर इसका एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हर वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अब A से अगर ड्रॉ करोगे तो वो तो इसी पॉइंट पर आएगा B पर, और अगर तुम C से परपेंडिकुलर ऑन अपोजिट साइड मतलब AB पर ड्रॉ करोगे तो भी वो B पर मीट कर रहा है। तो मैंने अभी क्या बताया
कि अगर दो एल्टीट्यूड्स किसी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं तो तीसरे के लिए तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो उसी पॉइंट से पास होगा। इसका मतलब है कि जहां पे राइट एंगल है दैट इज द पॉइंट ऑफ ऑर्थोसेंटर फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका ऑर्थोसेंटर ढूंढना है तो तुम्हें एक्चुअली में कुछ भी नहीं करना, हमें बस ये पॉइंट ढूंढना है जहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल में वैसे क्या होगा, हमारा जो एल्टीट्यूड है वो अंदर बनेगा बाहर बनेगा, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन मतलब ऑर्थोसेंटर अंदर बने, अंदर ही बनेगा। वो तो हमने यहीं पर देख लिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही लिया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, हम उसका बाहर बने। उसका बाहर बन जाएगा, राइट। तो सपोज मैंने ले लिया एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, कोई एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है ना, और हमें क्या निकालना है, इसका ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन हमें क्या करना है, हर एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसी सी लाइन होगी। अगर मैंने वर्टेक्स सी से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर ऑन ऑपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो ए बी को हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। और एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करोगे सी से तो वो ऐसा जाएगा, यस और नो गाइस, यस यस मैम। ठीक है। और हमें क्या पता है, दोनों का मीटिंग पॉइंट चाहिए, तो अभी तो लाइंस मीट नहीं कर रही, तो मीट कराओ, यहाँ पर मीट कर रही है, इसका मतलब है दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्थोसेंटर। दो के लिए निकाल लिया तो तीसरे के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो निकाल भी सकते हो। हमने बी से अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो उसको भी हमें बाहर तक लेके आना पड़ेगा, तभी तुम्हें मीटिंग ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स मिल पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ऑर्थो सेंटर है वो एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कहां पे दिखाई पड़ रहा है, आउटसाइड द ट्रायंगल। अमृता क्लियर है? यस मैम। दीपांशु फिगर समझ में आ गया, ये क्लियर है? ओके अच्छा बच्चों, आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, मैंने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया अपना फिर से एक्यूट एंगल ए बी सी, बल्कि इसको थोड़ा सा ठीक है चलो ओके इसी से काम चलाएंगे। हाँ, तो ये हमने एबीसी एक ट्रायंगल ले लिया और मैंने इसका ड्रॉ कर दिया ऑर्थोसेंटर। ठीक है, तो एक्यूट एंगल वो पर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करे और उनका इंटरसेक्शन हमें इनसाइड द ट्रायंगल मिल भी गया, ये पॉइंट। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स का मतलब ऑल द एल्टीट्यूड्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, मैंने कलर चेंज कर लिया। हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है, मान लो दिस पॉइंट इज एच, ठीक है, और हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है अभी बी एच सी। बी एच सी का ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा, दैट इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से अपनी डेफिनेशन फॉलो करें। ठीक है, मैंने क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एच से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एच से परपेंडिकुलर तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बी से ड्रॉ करो, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं अभी कहां पर, ट्रायंगल बी एच सी के ऑर्थो सेंटर पर। ठीक है, तो बी से भी तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड मतलब एच सी पर हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। अब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एच सी के अंदर तो जाएगा नहीं, ये तो बाहर जाएगा, बिकॉज ये तो ऑब्ट्यूस एंगल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें दिखाई पड़ रहा है वो इस पॉइंट पर मीट करेगा, यहाँ पर आ रहा है। एल्टीट्यूड अगर ड्रॉ करोगे बी से तो देखो ना, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यस, और अगर हम सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेट सी बात है फिर से, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है यहाँ पे, तो ये भी कहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यानी कि सी से परपेंडिकुलर अपोजिट साइड मतलब बी एच,
पर भी ट्रायंगल के बाहर जा रहा है और वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब ये तीनों एल्टीट्यूड्स मीट तो अभी तक करे ही नहीं, क्योंकि एक एल्टीट्यूड ये है, पर्पल, लाइट पर्पल देखो बच्चों, ठीक है, मजेंटा सा कलर है। एनीवे तो ये एक तो ये एल्टीट्यूड हो गया, एक एल्टीट्यूड हमारा ये है और एक एल्टीट्यूड ये है, तो हमने मीट तो कहीं कराया ही नहीं, मीट कराते हैं। इसको मैंने आगे बढ़ाया, ए पे करेगा मैम? एग्जैक्टली ए पे करेगा, दैट इज द प्रॉपर्टी। इसको आगे बढ़ाया तो भी ए पर आ रहा है, और अगर मैंने इस वाली लाइन को पीछे बढ़ाया तो भी वो ए से पास हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, हमारा अगर ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल एबीसी का एच पे है, तो एच बी सी का ऑर्थो सेंटर कहां पर पहुंच गया? वर्टेक्स ए पे। एंड अगेन दिस इज अ प्रॉपर्टी, और हम ये कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, और इससे हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर तुम्हें 3 सेंटेंसेस हम लिख दे, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है? पॉइंट एच। अगर हमें चाहिए ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एच बी सी, तो वो कहां पर पहुंच जाएगा? वर्टेक्स ए पे। अगर सेम तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए एच बी चाहिए, तो वो पहुंच जाएगा वर्टेक्स सी पर। एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल अगर हमें चाहिए ए एच सी, तो वो कहां पर पहुंच जाएगा? बी पर। मानव क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब तुम अपने आप चेक करके देख सकते हो द अदर टू। जो ये वाला मैंने लिख दिया, वो बिल्कुल सेम तरीके से तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम अपने आप चेक करोगे। ठीक है, वन शेखावत ओके? यस मैम। नोट करना है। हाँ हाँ, करो करो, नोट करो। देखो क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC with vertices A -1 0 B -2, 3/4 and C -3, -7/6 has its orthocenter H. ठीक है, then the orthocenter of triangle BCH will be, would it be -3, -2 or 1/3 or -1, 2 or none of these? भाई देखो, तुम्हें ABC दिया हुआ था, ओके। अगर हमें ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका ऑर्थो सेंटर तुम्हें बोला है कि H है, तो ऑर्थो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। मान लो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर पे, यहाँ पे कहीं होगा, ओके। और हमें क्या देखना है? ट्रायंगल BHC का ऑर्थो सेंटर। तो देखो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही तो प्रूफ किया था कि वो A पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन है कि तुम्हें H के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, तब क्या करोगी? तो उसका क्या तरीका है? हमने H के कोऑर्डिनेट्स मान लिए, लेट दे आर स्मॉल h, स्मॉल k। ठीक है, तो इसका मतलब स्मॉल h स्मॉल k तुम्हें ढूंढने हैं, ओके। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि जो ये लाइन है बेसिकली, जो हमने AH ड्रॉ करी है, इसको मान लो मैंने D बोल दिया, इसको E बोल दिया, तो वी हैव दिस प्रॉपर्टी, स्लोप ऑफ AD एंड स्लोप ऑफ BC -1 होगा या नहीं होगा? क्यों खुशी होगा? मैम क्योंकि ये ये 90 डिग्री है ना। हाँ होगा। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ AD हम निकाल सकते हैं कैसे? बिकॉज वी हैव गॉट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन AD।
जो ए एच है वो ए एंड एच दोनों पॉइंट्स एडी के ऊपर ही तो हैं, तो हम स्लोप ऑफ एडी कैसे लिख सकते हैं? इट वुड बी के माइनस 0 अपॉन एच प्लस 1, और स्लोप ऑफ बीसी हम लिख सकते हैं कैसे? -7/6 -3/4 अपॉन y2 - 7 अपॉन x2 - x1, मतलब -3 + 2, और ये प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के। तो तुम्हें देखो h और k से एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा, है ना। अब कोई एक दूसरा वाला यूज कर लो, b भी तो परपेंडिकुलर है ऑन AC, तो वहां से भी हमें एच के में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो यू हैव गॉट 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, वी हैव टू फाइंड आउट, तो निकल जाएगा एच और के। यस और नो? ठीक है, Yes, ma'am. वंश शेखावत समझ गए? यस मैम। ठीक है, तो एक सिमिलर क्वेश्चन मैं करने को दे रही हूँ, आई होप ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं एच की वैल्यू, अगर तुमसे एच पूछा जाता है तो। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन है, फाइंड orthocenter of triangle with vertices 0, 0, 3, 4 and 4,0। ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल 3,5/4, 3,12, 3,3/4 and 3,9। भाई हमें ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं इनको हमें पहले तो ड्रॉ ही कर लेते हैं। मैंने बताया जैसा कि अगर हमें एक कोऑर्डिनेट 0 या ओरिजिन इन्वॉल्व्ड है तो उसको ड्रॉ जरूर कर लो, ठीक है, वहां से हमें काफी हेल्प मिल जाती है। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया विद द गिवन पॉइंट्स। एक ओरिजिन है, एक 1 पॉइंट इज 4,0, तो 1 2 3 4 ये हो गया 4,0, और एक 3,4, तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 से ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो अगर तुम इनको ज्वाइन करोगे तो ये ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, हमें इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर चाहिए। अब फिर से देखो ये डायग्राम हमें कैसे हेल्प कर रहा है। हम वर्टेक्स ए से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 3 रहेगा। क्यों बच्चों? भाई अगर एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखोगे, एक मिनट, ये पॉइंट मैंने ये 3,4 था, सॉरी ये पॉइंट है, ये तो आंसर ही है। ठीक है, तो ये तो 3 हर जगह दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वो इसीलिए 3 दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अगर हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन ऑपोजिट साइड तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा ही 3 रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हम ऐसे ही तो लिखते हैं। वैसे तो वो देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, लेकिन हमें ये पता है ना ये डिस्टेंस जो है यही तो 3 है। तो मतलब इस लाइन पर एवरीवेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, वाई कोऑर्डिनेट विल चेंज। वंश तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है? यस मैम। अगर मैंने ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस लाइन पर ही तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होगा, जो कि मैंने देखो थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, और वो जहां पर भी होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली सेम रहेगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है और मैंने मान लो वाई कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना है, तो मैंने इसको ले लिया 3, तो k इज द ओनली अननोन हियर। ठीक है, तो बस फिर से अपना डेफिनेशन यूज करो। अगर ये ऑर्थो सेंटर है, मान लो ये हमारा h है, कैपिटल H, तो स्लोप ऑफ BH इंटू स्लोप ऑफ AC प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। BH का स्लोप कैसे लिखोगे? तो ये हो जाएगा k - 0 अपॉन 3 - 0 से k/3 आ जाएगा। और स्लोप ऑफ AC कैसे लिखोगे? 4 - 0 अपॉन 3 - 4, तो -1 इज इक्वल टू -1। बच्चे क्लियर है? ठीक है, ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लिए स्लोप के लिए। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। यहाँ से हमारे पास 4k = 3 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई कितनी? 3/4।
ठीक है, तो h के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3,3/4 विच इज इन 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है अभी? यस मैम। ठीक है ना अचिंत्य? यस मैम, आ गया था। आ गया था, ओके। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें ऑर्थो सेंटर ढूंढना है। जबकि वर्टिसेस आर 0 0 3 0 0,4। ठीक है शिखावत, इसका आंसर करोगे तुम? मैम 1 मिनट। हाँ भाई निमय, नो मैम। कर रहे हो या बता दूं? इस मैम कर ही रहा हूँ, गलत आया। ओके ओके। शिवम हो गया तुम्हारा? यस मैम। दीपांशु? हाँ हो गया। ओके यस मैम, आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, देखो है ना, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके का होगा और यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अभी तक तो हम सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल देखे जा रहे थे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, straight line in different conditions. ओके तो सपोज हमें गिवन है, देखो ये तो हमें पता है कि एक पॉइंट से तो तुम बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट अगर गिवन है तो तुम उससे कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक पॉइंट से तो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, बहुत सारी लाइंस हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है कि हमें एक पॉइंट गिवन है और हमें लाइन लिखनी है। ठीक है, तो अब इसके साथ एक चीज और भी होनी चाहिए, क्या हो सकता है वो? भाई इसकी डायरेक्शन अगर अवेलेबल है तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि तुम इसमें एकदम ध्यान से देखो, x1 y1, मान लो ये दिस पॉइंट इज x1 y1, तो हर एक लाइन की डायरेक्शन अलग है। किसी की डायरेक्शन ऐसी है, कोई और स्लांटेड है, कोई और थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है। तो इस तरीके से लाइन का अगर हमें इंक्लिनेशन पता है या स्लोप पता है या डायरेक्शन पता है फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है उस लाइन को लिखने के लिए, उस पर्टिकुलर लाइन को लिखने के लिए। तो अगर हमारे पास ये दोनों इंफॉर्मेशन है तो देखो हम वो पर्टिकुलर लाइन लिख सकते हैं। अब मान लो पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया x1 y1 और ये लाइन का स्लोप है m। ठीक है, और हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो अब लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? एक जनरल पॉइंट, जो एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है, जो हमारी लाइन पर कहीं भी हो सकता है, उसको मैंने स्मॉल x स्मॉल y ले लिया। इक्वेशन में एक्स वाई जरूर आता है, जब भी तुम इक्वेशन लिख रहे हो इसका मतलब है वो इस फॉर्म में आनी चाहिए। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये तुम लोग सब ये 9th क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो एक्स वाई जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक जनरल पॉइंट क्या ले लिया? स्मॉल x स्मॉल y। तो बस अब देखो हमें समहाउ इनको रिलेट करना है, जो गिवन क्वांटिटीज हैं और जो तुमने अपनी मर्जी से कंसीडर किया है जनरल पॉइंट। तो क्या कर सकते हैं, हमें स्लोप की डेफिनेशन पता है, स्लोप हम दो तरीके से लिख सकते हैं और दोनों तरीके से यहाँ पर स्लोप लिखने का ऑप्शन है। हमारे पास ये दो पॉइंट्स भी अवेलेबल है और हमें स्मॉल m भी दिया हुआ है। ठीक है, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और हमारे पास यहाँ से आ गया रिलेशन, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू given point x1 y1 and having slope small m. ठीक है, which is most important form and this is the only form। हम इसी को बस घुमा फिरा के लिखते रहेंगे और हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलती जाएगी। अब कोई कहेगा उन सबकी फिर जरूरत ही क्या है? तो एक्चुअली होता क्या है कि हमें क्वेश्चन में डेटा ऐसा दिया होता है
जिसको अगर हम उस पर्टिकुलर फॉर्म में डालें तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें हर फॉर्म पढ़नी जरूर है। ठीक है, और क्वेश्चन के और मतलब पढ़नी नहीं है, याद भी रखनी है। ठीक है, कभी कभी तो डेटा में उस पर्टिकुलर फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, और कि भाई ये अगर तुम ये पर्टिकुलर फॉर्म यूज करो तो ही तुम्हारा आंसर निकलेगा और आसानी से निकल जाएगा कम मेहनत करने से। ठीक है, तो इसलिए पढ़नी भी है और समझनी भी है। तो दिस इज बेसिकली हमारी सबसे ज्यादा कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसका नाम भी लिख देते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब हमें पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो हम लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख देंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, तो यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, अब जरा देखते हैं अब तक किसने क्या समझा है। हमें लिखनी है राइट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -1 and making an angle (30° with positive direction of y-axis in anti-clockwise direction। ठीक है, तो जरा देखें कौन बताएगा। राइट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमें x1 y1 गिवन है, मेकिंग एन एंगल 30° विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारी लाइन कैसी होगी, y-axis से 30° एंगल बना रही है। y-axis से 30° एंगल बनाने वाली लाइन तो ऐसी होगी। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और भी है, अब ये -1 से पास हो और 30° एंगल y-axis से बनाए। ठीक है, y-axis मतलब -1 का तो मतलब हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो लाइन कैसी बनेगी फिर, कुछ ऐसी, ऐसा। क्यों बच्चों, इसके पैरेलल तो बना ही सकते हैं ना, जो -1 से लेकिन मैम पास हो। उसमें तो पॉजिटिव बाय एक्सिस होता है। हाँ, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस नहीं है, अगर हम एंगल इस फॉर्म में ले रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस ही तो हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल ले रहे हैं तो ऐसे ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब ही है, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल ले रहे हो तो फिर तुम ऐसे ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि हमें तो लाइन लिखने के लिए पॉइंट एंड स्लोप चाहिए होता है, और पॉइंट हमारे पास है लेकिन ये तो स्लोप नहीं होता। ठीक है, तो स्लोप के लिए तो हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल चाहिए होता है। इसका मतलब हमें तो ये वाला एंगल चाहिए। अब तुम ये थोड़ी, अब ये तुम तो ये कहोगे कि ये तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे तो चलेगा। मतलब अगर ये मैं यहाँ से ये हटा दूं ना तो चलेगा। ओके अभिनव, ओके मैम। ठीक है, हमें तो ये वाले एंगल से मतलब है। तो अगर ये 30 और ये 90 तो ये 60, और अगर ये 60 तो ये 120, तो हमें एंगल मिल गया tan 120 इज द स्लोप ऑफ द लाइन। क्यों मानव, यस मैम। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -cot 30 के बराबर, एंड विच इज -√3। तो y माइनस y1 तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से हमें ये लाइन मिल जाएगी। तो दिस इज √3x प्लस y, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का √3 + 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज द लाइन। तो तुम सबका इसका मतलब है गलत था।
दिख हाँ, रहा मैंने है? लाइन ही गलत पॉजिटिव बना में दी। आ रहा है। तुमने क्या करा था गलत? लाइन ही गलत बना ली थी, तो पूरा ही गलत। लाइन गलत बनाने से, अगर मैं इसका डायग्राम ऐसा ना भी ड्रॉ करूं तो भी तो ऐसा थोड़ी ना है कि पॉइंट बदल जाएगा या स्लोप बदल जाएगी। वो तो दिक्कत क्या है कि तुमने स्लोप सही लिखी है या नहीं लिखी है। पॉइंट तो चलो कोई बात ही नहीं है, गिवन ही है। वो जो -y आया मैम वो +y आना था, आप लोग पता लग गया। खुशी होके? यस मैम। ठीक है, तो सब कंफ्यूज हो गए? हाँ चलो अच्छा, नहीं एक सिंपल सा क्वेश्चन करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट लिख देती हूँ, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A is 2,3 and B is 6,-5। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चेक करो क्या होता है, और फिर हम कैसे उस पर्टिकुलर लाइन तक पहुंचेंगे। ठीक है, थिंक। तुम्हें पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारा लाइन सेगमेंट है 2,3, ये B 6,-5, और हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब इस लाइन की स्लोप इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा इस लाइन पर, और एक इसका स्लोप चाहिए। ठीक है, पॉइंट कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये और ये बराबर है, तो सेक्शन फॉर्मूले से हमें ये पॉइंट अवेलेबल है ना। और क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रोडक्ट -1। इसका मतलब अगर हम ए बी का स्लोप लिख लें तो इस लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा। क्यों चिंटू? मिल जाएगा। यस मैम। तो बस पॉइंट एंड स्लोप आ गया, तुम्हारा काम हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? देखो 2 + 6 मतलब 8/2 से 4, और 3 - 5 तो -2, डिवाइड बाई 2 से -1। और स्लोप चेक कर लेते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी देखो कितना है, यह आ जाएगा -5 - 3 डिवाइड बाय 6 - 2। ठीक है, तो -8/4 दैट इज -2। तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ, अगर ये लाइन एल है तो स्लोप ऑफ एल कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है ना, -1 अपॉन कर देते हैं इसको, जो भी आ रहा है। तो y - y1 इज m टाइम्स x - x1, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लो और आंसर क्या आ जाएगा? x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है if -2,6 is the image of point 4,2 with respect to line L equal to 0, then find the equation of line L। ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू सम लाइन L, तुम्हें वो लाइन ढूंढनी है। ठीक है, तो ड्रॉ करो और फिर चेक करो कि लाइन कैसे निकलेगी। जैसे मैंने कोई भी लाइन ले ली, सही है, L इक्वल टू 0। अब तुम्हें इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए, जबकि तुम्हें गिवन क्या है? -2,6 तो इमेज है 4,2 पॉइंट की, तो 4,2 से यहाँ पर है, तो इसकी इमेज कहाँ पर बन रही है? इस लाइन के रिस्पेक्ट में -2,6 पर। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये इसकी इमेज है तो जितनी डिस्टेंस पर, मान लो ये पॉइंट आर है, तो जितनी डिस्टेंस पर इस लाइन से ऊपर ये पॉइंट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे ये इमेज बन रही होगी, है ना। और Yes, ये पी क्यू जो है इसके परपेंडिकुलर भी होगा, हाँ हमें मैम। स्लोप भी मिल जाएगा और पॉइंट भी मिल जाएगा। ओके मैम, मतलब ये डायग्राम तो बन गया था बट L0 समझ नहीं आ रहा था। ओके ओके,
मैम एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ पॉइंट करती हूँ। भाई तुम्हें अगर लाइन L चाहिए तो L लाइन लिखने के लिए तुम्हें फिर से लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और लाइन की स्लोप चाहिए। और अब बस तुम्हें ये देखना है कि क्या हम ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। और तुमने ये नोटिस किया अगर ये पॉइंट P है और ये इसकी इमेज है तो R पॉइंट जो कि लाइन पर होगा, क्योंकि हम इसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज लिख रहे हैं, मतलब ये इसकी इमेज है P पॉइंट की, तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा शिखावत। Yes. तो मिड पॉइंट से हमें क्या मिल जाएगा, R पॉइंट विच लाइज ऑन आर लाइन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 4 माइनस 2, तो 2/2 से हमें क्या मिल जाएगा 2, और 2 + 6 तो 8 डिवाइड बाई 2 से 4, तो ये पॉइंट मिल गया। अब स्लोप चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है जो तुम्हारे पॉइंट से इसकी इमेज को ज्वाइन कर रही है वो L लाइन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो जैसे ही PQ का स्लोप मिलेगा वैसे ही हमें L का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PQ कितना आ रहा है जरा देखो, 6 - 2 तो 4 डिवाइडेड बाय -2 - 4 तो -6। दिस इज 2,3 विथ माइनस साइन। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन L का स्लोप कितना हो जाएगा 3/2। तो बस y - y1 m टाइम्स x - x1। सिंप्लीफाई करो लाइन को, हमेशा इस फॉर्म में आंसर करो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2y - 8 इज 3x - 6, दैट मीन्स 3x - 2y, और इसको इधर करेंगे तो एक मिनट मैम वो R पॉइंट शायद मैम गलत R है। के कोऑर्डिनेट में गड़बड़ है। 1,4 आएगा। 2 अच्छा, दिस इज 1 है ना, ये 1 होगा। ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from the origin to a straight line is at the point 3, -4, तो हमें क्या चाहिए, find the equation of line। ठीक है, इसको भी ड्रॉ करो और देखो कैसे निकालोगे। भाई देखो अभी हमने फॉर्म ही एक पढ़ा है, तो तुम्हें तो बस पॉइंट ढूंढना है और स्लोप ढूंढनी है, और उसके लिए हिंट हमें क्वेश्चन में पूरा पूरा मिलेगा। अपने आप थोड़ी ना तुमसे कहा है कि ढूंढो। ठीक है, अब चेक करो, बस उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो कि क्या बोल रहा है फिगर, मतलब क्या ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो हमने एक ओरिजिन बना दिया, और क्या बोल रहा है, फुट ऑफ फ्रॉम ओरिजिन टू अ स्ट्रेट लाइन इज एट द पॉइंट दिस, यानी कि कोई एक लाइन है जिस पर अगर हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसके फुट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब तुम्हें ये लाइन चाहिए, समझ रहे हो अचिंत्य? कैन यू सी, इसमें तो दोनों चीजें दिखाई पड़ रही है, कैसे निकलेंगी? नहीं भाई, हमें एक पॉइंट चाहिए लाइन लिखने के लिए, तो वी हैव दैट पॉइंट, और हमें स्लोप चाहिए तो स्लोप भी दिख रहा है। अगर ओपी का स्लोप पता है तो तुम इस लाइन का स्लोप तो लिख ही सकते हो, यस और नो? यस मैम। तो अब तुम लिखो और मेरे को आंसर बताओ कर रहा है या नहीं। भाई देखो हमें कौन सी स्ट्रेट लाइन निकालनी है, जो ओरिजिन से तो पास हो रही है और इस लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो मैंने ये लाइन ये वाली ले ली, से दिस इज x + √3y + 3√3 = 0। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड लाइन जो है वो ये वाली निकालनी है जो से ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन पर तो है नहीं, तो इसका मतलब हमें डिफरेंट प्लेस पर लेना पड़ेगा, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो तो दोनों लाइन पे आना चाहिए, जबकि इस लाइन पर ओरिजिन लाई नहीं करता है, दिख रहा है। ओके, तो ये गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती हुई हमें लाइन निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई, ये लाइन लिखने के लिए तुम्हारे पास पॉइंट इज नॉट अ प्रॉब्लम,
हमें तो सिर्फ स्लोप चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब स्लोप निकालने के लिए देखो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल गिवन है और हमें इस लाइन का स्लोप तो गिवन ही है क्योंकि लाइन गिवन है। स्लोप कितना हो जाएगा, -1/√3 -a/b से। ठीक है, तो बस अपना tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं टू गेट m विच इज द ओनली अननोन हियर। ठीक है ना, तो tan 60 इज m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। हमने फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यूज डाल दी, मॉड लगा दी। ठीक है, tan 60 की वैल्यू लिख देते हैं √3, मॉड हटेगा तो दो साइंस आएंगे, ये एलसीएम ले लिया, √3 + 1 अपॉन √3 - m और राइट साइड में ±√3, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3m + 1 एक बार हमने इक्वेट कर दिया 3 - √3m से, और एक बार √3m + 1 को इक्वेट कर दिया -3 + √3m से। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करके मैंने सीधे लिख दिया है। हमें m निकालना है, इसको इधर करोगे तो 2√3m आ जाएगा इज इक्वल टू 2 के बराबर, 2 गायब, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। अगर यहां से चेक करोगे बच्चों जरा ध्यान से देखो, अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो इससे कट रही है और 1 और -3 कांट बी सेम। ठीक है, तो m की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हम यहाँ पर m को क्या कंसीडर कर सकते हैं, m एक इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि उस पर √3m में हम कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब m को हम इन्फिनिटी अगर ले लें तो ये दोनों वैल्यूज हो सकता है बराबर हो जाए, मतलब m की वैल्यू इन्फिनिटी होगी जहां पर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही होंगी। ठीक है, मतलब एक इतना बड़ा नंबर और इन्फिनिटी इज नथिंग, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास m की ये वैल्यू आ रही है 1/√3 विच इज अ रियल वैल्यू। ठीक है, तो बस अब तुम्हें क्या करना है, लाइन लिखनी है। और एक चीज और, जो m इन्फिनिटी आ रहा है इसका मतलब ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन होगी जिसका स्लोप है 1/0। तो इसका मतलब है एक नहीं, ऐसी दो लाइंस हमें मिलेंगी जो गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही हैं और ओरिजिन से पास हो रही है। क्यों बच्चों, ये भी तो तुम देखो ना, एक लाइन ऐसी भी तो बना सकते हो, कुछ ऐसी, मतलब एक और लाइन पॉसिबल है जो y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जिसका स्लोप कैसा है, नॉट डिफाइंड, और ओरिजिन से पास कर रही है और गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। अब तुम कहोगे क्या गिवन लाइन के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना भी रही है, ये 60 है तो हाँ, मतलब देखो एक्चुअली क्या है, देखो मैंने तो स्कीमेटिक डायग्राम बनाया, मैंने कौन सा इस लाइन को सही पोजीशन पे बनाया, मैंने तो यूं ही एक लाइन ड्रॉ कर दी थी। लेकिन अगर तुम इसको ठीक से ड्रॉ करोगे तो यू विल सी कि देयर आर 2 लाइंस आर पॉसिबल। ओके, अगर हम इसके स्लोप को ध्यान रख के ड्रॉ करें तो तुम्हें ऐसी 2 लाइंस मिलेंगी जो इस पॉइंट से पास होंगी और इस लाइन के साथ, गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही होंगी। बच्चों बात समझ में आई है सबको, या मैं बना के दिखाऊं? हाँ क्या हुआ मैम, तभी m नॉट डिफाइंड आ रहा था। एग्जैक्टली, m इज नॉट डिफाइंड, मतलब यू विल कंसीडर m को 1/0। अब सोचो तुम्हारे ऑप्शंस में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये वाली लाइन लिखी हो जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, मतलब y = 0 लाइन, सॉरी x = 0 लाइन, क्योंकि एक लाइन तो यही बन जाएगी जो ओरिजिन से पास करे और जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड हो। क्यों बच्चों, यही तो लाइन है सिर्फ, x = 0 लाइन। भाई तुम कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे y - y1 इज m टाइम्स x - x1, तो यहां से ये 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो x = 0 आ गया या नहीं आ गया। और एक लाइन तो चलो हम इस स्लोप के साथ लिख सकते हैं, y - y1 इज m टाइम्स x - x1, तो हमारे पास एक लाइन तो दिख रही है कि x = √3y आएगी। ये तो सब निकाल देंगे, और मान लो तुम्हारे ऑप्शन में ये लाइन हो ही ना और यही लाइन लिखी हो तब तो, और नन ऑफ दीज भी लिखा हो तब तो तुम नन ऑफ दीज को टिक कर दोगे। क्यों वंश, समझ में आया? यस मैम। Therefore, there are 2 lines are possible जो given conditions को
होल्ड कर रही हैं और दोनों लाइंस तुम्हें दिखाई पड़ रही हैं कि ये और ये होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो तुम्हें एम को इस तरीके से कंसीडर करना है, मतलब ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, जब भी इस तरह सिचुएशन आती थी हम इग्नोर कर देते थे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इग्नोर इट। बट अब हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पता है कि ये एम क्या हो सकता है। एम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम उसमें कुछ ऐड करो या उससे कुछ सब्ट्रैक्ट करो, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब एम इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ओके एवरीवन, क्लियर? यस। ठीक है, और अगर इस सिचुएशन को ड्रॉ करोगे ठीक से तो तुम्हें दिख जाएंगे कि यस देयर आर 2 लाइंस पॉसिबल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बनाती क्योंकि ये मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन तुम ठीक से ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट टू नो। अगर ना बने तो मेरे को बताना, मैं बना के दिखाऊंगी। तुम देखो, और इसको ड्रॉ करना इतना मुश्किल नहीं है। इसका स्लोप चेक करो, देखो इसका स्लोप कितना है, -1/√3 है। -1/√3 का मतलब कितना हो जाएगा, tan 30 1/√3 होता है, और 90 + 30 कर दो तो 120 है ना। तो ये जो लाइन है ये 120 एंगल बनाती हुई बनानी है बस तुम्हें। ठीक है, और इसके पॉइंट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। x0 पर y की वैल्यू चेक कर लो, y0 पर x की वैल्यू चेक कर लो, और फिर तुम लाइन ड्रॉ कर दो। और फिर तुम इस सिचुएशन को अगर चेक करोगे तो तुम्हें 2 लाइंस अपने आप दिख जाएंगी जो ओरिजिन से पास भी हो रही होंगी और गिवन लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल भी बना रही होंगी। ओके, ठीक है। तो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये देखें कौन करके दिखाएगा। क्वेश्चन है, the coordinates of 2 consecutive vertices A and B of a regular hexagon A, B, C, D, E, F are 1,0 and 2,0 respectively. ठीक है, हमें इक्वेशन चाहिए ऑफ द डायगोनल CE। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ड्रॉ करो और चेक करो कि CE कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चेक, फर्स्ट चेक एंड देन वी विल डिस्कस। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं 1,0 एंड 2,0। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अच्छा, अब इस हेक्सागन को कंप्लीट कर लो। दिस इज रेगुलर हेक्सागन, इसका मतलब है हर एक की साइड लेंथ तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, एंड दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो हेक्सागन बना लेते हैं 1 यूनिट का। ठीक है, तो ABCDEF। ओके, अच्छा अब हमें चाहिए डायगोनल C। अब तुम्हें तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डायगोनल इसमें कितने पॉसिबल है। हर एडजेसेंट साइड को अगर छोड़ दो तो अगर तुमने कोई भी एक वर्टेक्स से देखा तो तुम्हें 2 एडजेसेंट साइड्स मिलेंगी, एक AB और एक AF, है ना। और उसके अलावा तुम A को जितने भी वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तुम्हें सारे डायगोनल्स ही मिलेंगे। ओके, अगर मैंने यही काम वर्टेक्स B के साथ कर दिया तो भी तुम्हें डायगोनल्स मिलेंगे। मतलब B से C को ज्वाइन करोगे और A को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें एडजेसेंट साइड्स मिलेंगी। और उसके अलावा B से D को ज्वाइन करो, B से E को ज्वाइन करो, B से F को ज्वाइन करो, ये सब इसके डायगोनल्स हैं। सेम फॉर वर्टेक्स C, D, E सबसे। ठीक है, तो हमें चाहिए डायगोनल C की इक्वेशन। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से देखो कि क्या किया जाए। क्या हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C निकाल सकते हैं? चेक करो भाई, यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितना है। क्या हमें ये एंगल पता है? अब याद करो बच्चों, मैंने तुम्हें इंटरनल एंगल्स के लिए एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। क्या था वो? n-2 टाइम्स 2 राइट एंगल्स, ये था। अगर ये 6 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 180, 6 - 2 से 4 आ गया, और डिवाइड बाय 6 कर दोगे क्योंकि सारे एंगल सेम है।
तो ये 2, ये 3 और ये 120। इसका मतलब है ये हर एंगल जो है वो 120 है। इसका मतलब हमें ये एंगल पता चल गया। साइड लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस इज 1। तो अगर इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल हमने लिया, BCM, BCM ट्राइंगल में हमें एक एंगल पता है और हाइपोटेनस की लेंथ पता है, तो हम BM भी लिख सकते हैं और CM भी लिख सकते हैं। BM कितना हो जाएगा, 1 cos 60, ठीक है। 1 cos 60 इज 1 into 1/2, क्यों बच्चों, होगा 1 cos 60, 1 cos 60 मतलब 1 into 1/2 से 1/2 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 sin 60, तो √3/2, ठीक है। इसका मतलब है इसका जो C पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा भाई, यहां से यहां तक की वैल्यू 2 थी और इसमें तुमने 1/2 ऐड कर दिया, तो 2 + 1/2 ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो गई इसकी हाइट विच इज √3/2। अचिंत, ये चीज समझ में आई है? यस मैम। ठीक है, तो 5/2, √3/2 इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। अब आ जाते हैं E पर। क्या हम E को भी ढूंढ सकते हैं? यस। कैसे, वो देखो भाई, मैंने यहां से CF को ड्रॉ कर दिया, ये भी एक डायगोनल ही है ना। तो अब क्योंकि ये डायगोनल है और हमारा जो हेक्सागन है वो रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब हर जगह इसकी हाइट एकदम सेम है। मान लो ये पॉइंट N है, ठीक है, तो AN की जो वैल्यू है उतनी ही वैल्यू EN की भी होगी, और AN की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, दिस इज √3/2, क्योंकि ये रेक्टेंगल भी दिख रहा है। बिल्कुल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अगर जिसकी ज्योमेट्री पे होल्ड है तो उसे समझ में आ रहा होगा फिगर, अभी तो सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये अगर इतनी हाइट √3/2 है तो ऊपर भी उतनी ही होगी, यानी कि 2 × √3/2 से हमें क्या मिल जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा √3, और x कोऑर्डिनेट तो दिख ही रहा है बच्चों, 1 √3। नाउ यू आर डन। 2 पॉइंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं या नहीं? वैसे तो देखो, तुम्हें 2 पॉइंट फॉर्म भी तुम लिख ही सकते हो। कैसे, y - y1 m के प्लेस पर लिख दो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, क्यों बच्चों, इक्वेशन ऑफ C। तो y - y1 को √3/2 ले लेते हैं, y2 - y1 मतलब √3 - √3/2 अपॉन x2 which is 1 - x1 5/2 अपॉन x - x1, x1 कितना हो जाएगा 5/2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये कितना लिखा है न्यूमरेटर, ये स्लोप, ये हो जाएगा 2 √3 - √3 मतलब √3/2, ऐसे भी हाफ हो रहा है, और नीचे वाला -3 दे देगा। बच्चों कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? वंश शेखावत बता दो जरा। हाँ भाई शेखावत, क्लास में हो? कहाँ गायब हो गया? अच्छा, मैसेज, ओके ओके। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इस x को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x + √3y, और इस √3/2 को राइट में ले जाओ तो 8/4, 8/2 से 4 मिल जाएगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। बताओ भाई, मानव समझ में आ गया? यस मैम। सबको क्लियर है? अक्षत? हाँ मैम, क्लियर। ओके, तो क्लास अभी स्टॉप